हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 करेंगे। अर्निंग पर शेयर बहुत इंटरेस्टिंग सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एएस 20 को। देखिए एएस 20 का नाम मैंने आपको क्या बताया, अर्निंग्स पर शेयर। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को होने वाली पर शेयर की अर्निंग निकालते हैं। आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपनी क्या करती है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देते हैं। उसके बाद जो अर्निंग्स बची वो किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब कंपनी जो बाद में बची अर्निंग ना, इसके दो काम कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे दे और थोड़ा बहुत उसमें से रिटेन कर सकती है। डिविडेंड दिया तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का है ही वो तो, और जो कंपनी ने रिटेन कर लिया वो भी किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि कंपनी रिटेन भी उनके फायदे के लिए कर रही है। कंपनी ग्रो करेगी तो उनको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आइए एक बार निकालना सीखते हैं ये अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है। देखिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों को दो ईपीएस निकालने हैं। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। सबसे पहला सेक्शन है बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने का, पहले उसको समझते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग बच गई, सारे खर्चे वर्चे सब माइनस करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया वो यहां आ गया, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कैसे निकल कर आता है, देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट इतना है। इसमें हमें लेस करना है टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स बोथ। करंट और डेफर्ड टैक्स दोनों माइनस होंगे इसमें। डेफर्ड टैक्स कैसे निकलता है ये एएस 22 में सीखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कहने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस कर दो, क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें एएस 5 वाली जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये कुछ भी जो चीजें हैं वो सब कुछ आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें से माइनस कर दी। अब जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर्स का है। शेयर होल्डर्स का मतलब उसमें इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करो। अब आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, कंपनी बाद में पे कर सकती है। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आपका उस साल नहीं कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको फिर अगले साल वो वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव में तो डिविडेंड आपको माइनस करना ही है क्योंकि वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसमें अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया तो डिविडेंड देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आपको क्वेश्चन ही बताएगा। अगर क्यूमुलेटिव हुए शेयर्स तो आपको करना ही है प्रोवाइड, अगर नॉन क्यूमुलेटिव हुए तो कंपनी प्रोवाइड करेगी तो हम कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात। माइनस करा, लास्ट में जो अर्निंग बच गई वो किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इसीलिए उसको क्या बोला, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है भाई, सब कुछ आप माइनस कर लो, ओनर तो लास्ट में ही लेगा ना। ठीक है, वो तो मालिक है, वो सबसे पहले लाइन में थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा। तो सबके एक्सपेंस जिसको जो देना है सब माइनस कर लो। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी सब कुछ लिख लो। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है इसको, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ये वेटेड एवरेज क्या होता है, देखिए एक शेयर होल्डर जो स्टार्टिंग से कंपनी का मालिक है 1 अप्रैल से, और एक शेयर होल्डर जिसने अभी 1 फरवरी को कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे उसमें सब्सक्राइब किया है, क्या दोनों की अर्निंग सेम होगी, बिल्कुल नहीं। एक शेयर होल्डर ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पूरे 12 महीने के लिए, दूसरे शेयर होल्डर ने 1 फरवरी को करा, मतलब 2 ही महीने बीते हैं, फरवरी और मार्च। तो उसका हक कितने महीने का होगा, केवल 2 महीने की अर्निंग्स का। और जिसने पूरे साल वो कर रखा था इन्वेस्ट, उसका पूरे 12 महीने पे होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं इक्विटी शेयर्स का। आई बात समझ में। तो शेयर्स क्या मल्टीप्लाई करा वेटेड एवरेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ डेज या मंथ्स जो भी क्वेश्चन में गिवन है, द शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स इन पीरियड। जैसे मैंने कहा ना 2 महीने
अपॉन डिवाइडेड बाय 12। उस शेयर होल्डर के लिए जिसने 1 फरवरी को शेयर्स लिए हैं कंपनी के, तो शेयर्स जितने भी है मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो उसका हक केवल 2 महीने का होगा। ठीक है, लॉजिकल है। अब इसमें देखिए एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स को आप वेटेड एवरेज में कौन सी डेट से लेंगे। ठीक है, कौन सी डेट से हम इसको लेना शुरू करेंगे। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ शेयर्स इशूड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम विच डेट वेट इज टू बी कंसीडर्ड। कब से माने कि ये हमारी कंपनी के मालिक हैं, कब से इनको हम इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल से अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे, ये जो 6 पॉइंट्स यहां पर लिखे, तो भी आप अपने आप बता सकते हो कि कब से होना चाहिए। जैसे पहला, इक्विटी शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज फॉर कैश, मतलब पैसे के बदले में शेयर्स दिए हमने, तो कब हम लोग उसको अपने इसमें इंक्लूड करें वेटेड एवरेज में। जिस दिन कैश रिसीवेबल होता है सामने वाले से, डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। आपने बहुत सुना होगा कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। अगर आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है पहले, तो कुछ कन्वर्टेबल होते हैं कि रिडम्पशन की डेट पर उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर शेयर्स में वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो रहा है, तो कब से उसको अपने शेयर्स में लेंगे हम लोग, जिस दिन कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। अगर आपने कोई लाइबिलिटी सेटल करी है, उसको शेयर्स पकड़ा दिए पैसे की जगह, तो डेट ऑन विच सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव, जिस दिन वो सेटलमेंट हो रही है उस दिन का डेट लेंगे हम। इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू द एंटरप्राइज। ठीक है, किसी ने हमारे को सर्विस रेंडर करी थी, उसके बदले में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड। इक्विटी शेयर्स इशूड इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट। किसी का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ड्यू था, हम पे नहीं कर पाए, और एग्रीमेंट ऐसा था कि अगर हम पे नहीं कर पाएंगे तो हमें शेयर्स देने पड़ेंगे अपनी कंपनी के। तो जब भी इंटरेस्ट सीजेस टू अक्रू, जिस दिन वो इंटरेस्ट अक्रू होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब वो शेयर्स उसको चले गए, तो वो वाली डेट लेंगे। इक्विटी शेयर्स इशूड एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन असेट अदर देन इन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कोई असेट खरीद ली, तो जिस दिन आपने उस असेट को रिकॉग्नाइज करा बुक्स में, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस दिन करा वो डेट ले लेंगे। आई बात समझ में? ये आप नहीं भी पढ़ते तो भी पता है, जिस दिन ये इफेक्टिव हो रहा है आपकी बुक्स में, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ये चीजें, तब वही डेट ले लेंगे शेयर्स की। आई बात समझ में? इसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, देखिए वेटेड एवरेज हम कैसे निकालेंगे। 1 अप्रैल 2023 को 30,000 शेयर्स थे किसी कंपनी के। 1 अगस्त 2023 को उन्होंने 10,000 शेयर्स और इशू करे कैश में। 1 फरवरी 2024 को उन्होंने रिडीम करे 8,000 डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स, और उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया 8,000 शेयर्स को। 31 मार्च 2024 को फिर कायदे से कितने शेयर्स हो गए? 30 पहले थे, 10 1 अगस्त को आए और 8,000 और आए कन्वर्ट करके, तो टोटल शेयर्स हो गए 48,000। तो जब हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, क्या हम बेसिक ईपीएस निकालते वक्त डिवाइडेड बाय 48,000 शेयर्स लेंगे? नहीं, हमें वेटेड एवरेज लेना है। क्या आपको लगता है 1 अप्रैल को जो शेयर्स थे और 1 फरवरी को जो शेयर आए, दोनों का हक सेम होना चाहिए अर्निंग पर? बिल्कुल नहीं। 1 फरवरी वाले का तो 2 महीने का ही हक बनता है, इसीलिए वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं बस। तो देखिए कैसे निकाला। 30,000 कब तक चलते रहे? 4 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अप्रैल मई जून जुलाई, तब तक तो 30,000 चले, तो 30,000 इंटू 4/12 प्लस 1 अगस्त से चेंज हो गया। 1 अगस्त को क्या हो गया? 10,000 शेयर्स इशू करें, तो 30,000 में 10,000 और हो गया, 40,000 हो गया। 40,000 कब तक चलते रहे? 1 फरवरी तक। 1 फरवरी को फिर कन्वर्ट हुई वैल्यू, 1 फरवरी तक कितना हो गया? 40,000 इंटू 6/12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिडीम करे 8,000 डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स, तो 1 फरवरी को 8,000 और आ गए, तो 48,000 इंटू 2/12। आई बात समझ में? तो जो वैल्यू जब तक चलती रही, 30,000 की वैल्यू 4 महीने तक चलती रही, तो इंटू 4/12, फिर वो 40,000 हो गई। 40,000 इंटू कब तक चलती रही? 6 महीने तक, 6/12 प्लस 48,000 कब तक चलती रही? 2/12। आई बात समझ में? ऐसे करके हमने निकाले, तो वेटेड एवरेज 38,000 आया। वैसे तो कंपनी के पास एक्चुअल में शेयर्स फिजिकली देखें तो 48,000 है, लेकिन हमें वेटेड एवरेज कितना लेना पड़ेगा? 38,000, क्योंकि सबका उतना हक नहीं होगा। स्पेशल केसेस फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स।
नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है, शेयर्स इशूड इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। आप अमेलगमेशन में डिटेल में पढ़ोगे ये चीज या पढ़ी ली होगी। दो तरीके के होते हैं, एक नेचर ऑफ परचेज और एक होता है नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर तो ऐसा लगता है कि बस आपने कंपनी ऑलरेडी आपकी जुड़ी हुई थी, एक अलग सा पार्ट था, अब वापस कर लिया। क्यों? क्योंकि मर्जर की कंडीशंस इस तरीके की है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लेते हैं। जो ट्रांसफरर बिजनेस कर रहा, जो ट्रांसफरी बिजनेस कर रहा था, वही ट्रांसफरर अब आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनेंगे जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसके। तो ये कंडीशंस की वजह से मर्जर में हम क्या करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की, AS20 की। तो उसमें हम ये मानते हैं कि ये जो अमेलगमेशन हुआ है ये साल के स्टार्टिंग में ही हुआ है। इसमें हम मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि ये तो एक्सटेंशन ही है आपकी एक बिजनेस की। इंक्लूडेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के स्टार्टिंग से हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर नेचर ऑफ परचेज है तो फिर जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उस दिन से इंक्लूड करेंगे। समझ में आई बात? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने शेयर्स इशू करे अमेलगमेशन में, अगर वो नेचर ऑफ परचेज वाला है तो जिस दिन आपने शेयर्स इशू करे अपनी कंपनी के, सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो जिस दिन आपने इशू करे डेट ऑफ एक्विजिशन उस दिन से लेंगे अगर नेचर ऑफ परचेज है। लेकिन अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो फिर स्टार्टिंग ऑफ ईयर, वो हम ये नहीं देखेंगे कि आपने 1 फरवरी को करा, 1 अगस्त को करा, 1 अक्टूबर को करा, नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तब हम उसमें मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं जिसकी पूरी फेस वैल्यू अभी कंपनी को मिली नहीं है। तो पार्टली पेड अप शेयर्स में अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उनको डिविडेंड देती है या नहीं देती, ठीक है। अगर दे आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड है, इसका मतलब अर्निंग में उनका हिस्सा है। तो अगर उनमें उनका अर्निंग में हिस्सा है तो हम उसको फ्रैक्शनल शेयर कंसीडर करेंगे। फ्रैक्शनल शेयर कंसीडर करेंगे कि क्या मतलब हुआ, जैसे अगर 4 रुपए उन्होंने पे कर रखे हैं 10 में से, ठीक है, और 1000 शेयर्स हैं तो हम उनको 4/10 जितना कंसीडर करेंगे। मतलब 400 शेयर्स कंसीडर करके चलेंगे उन इक्विटी शेयर होल्डर्स के, पूरे 1000 शेयर्स नहीं मानेंगे। या फिर 5 रुपए लें कि 1000 शेयर्स हैं, 5-5 रुपए पेड है आउट ऑफ 10, तो हम उसको 1000 शेयर्स ना लेकर फ्रैक्शनल शेयर कितने लेंगे, 500 शेयर्स। आई बात समझ में? अगर दे आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड तो हमारे को उसमें कंसीडर करना पड़ेगा फ्रैक्शनल शेयर। बट इफ दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, कंपनी ने ये सिस्टम बना रखा है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो हम बेसिक ईपीएस में इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? बेसिक ईपीएस में कंसीडर तब करना है आपको जब वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हो। अभी तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया? देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है, बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, सब कुछ माइनस करने के बाद वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मंथ से मल्टीप्लाई करना है। जो जितने महीने हमारा शेयर होल्डर रहा उसके हिसाब से हम उसका अर्निंग में हिस्सा बनेगा, ठीक है। ये चीज हमने सीखी है। फिर सीखा अमेलगमेशन में क्या होता है, नेचर ऑफ परचेज है तो एक्विजिशन के डेट से, नेचर ऑफ मर्जर है तो स्टार्टिंग से, ईयर के स्टार्टिंग से लेंगे। पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर उनको डिविडेंड कंपनी दे रही है तब फ्रैक्शनल शेयर्स मान लो, डिविडेंड नहीं दे रही तो उनको भूल जाओ। स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन 1 अप्रैल 2021 a company had 6 lakh equity shares of ₹10 each, ₹5 paid up by the shareholders। अभी तक लोगों ने कितनी पेमेंट करी है, 5-5 रुपए। On 1 September 2021 the remaining ₹5 was called up, बचे हुए 5 रुपए भी कंपनी ने कहा ले आओ, and paid up by all shareholders, सबने दे दिए except one shareholder having 60,000 equity shares, एक शेयर होल्डर जिसके पास 60,000 शेयर्स थे उसने पेमेंट नहीं करी, बाकी सबने कर दी। The net profit for the year ended 31st March 2022 was ₹21,96,000 after considering dividend on preference shares of ₹3,40,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 3,40,000 देने के बाद लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा है, 21,96,000। You are required to compute basic earning per share for the year ended 31st March 2022 as per AS 20। देखिए
आपको ये मालूम है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या लिखते हैं हम? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। फिर ये जो निकल के आएगी दोनों वैल्यूज, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाए तो बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आपको मालूम है 21,96,000 है। कह रहा है ये 3,40,000 माइनस करने के बाद है, तो होना भी वही चाहिए था। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये निकाल लेते हैं हम। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, डिनोमिनेटर नहीं है वो निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक, ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर को बदली है चीज। 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक सारे शेयर्स जो थे ना 6 लाख, सब पर पेमेंट कम आई हुई थी, 5-5 रुपए की आई थी। सारे ही पार्टली पेड अप थे, है ना। अगर सारे ही पार्टली पेड अप थे तो सबको कितना पेड अप था? 5/10। 10 में से कितनी पेमेंट करी हुई थी? 5 रुपए की, तो 5/10 करा, फ्रैक्शनल शेयर निकाला। कितने महीने तक? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने तक के लिए। तो एक तो ये आ जाएगा। लेकिन फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर स्थिति बदली। क्या बदली? इसमें से जो 5,40,000 शेयर्स थे उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी अब, तो उनका पूरा हक हो गया बचे हुए 7 महीने के लिए। लेकिन जो 60,000 शेयर वाला था बंदा, उसने अभी भी वही कंटिन्यू रखा, उसका अभी भी 5/10 ही पेड था, आगे वो पेमेंट लेकर ही नहीं आया। इंटू 7/12 ये कर देंगे, हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये पहला 3 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 1,25,000। ठीक है, फिर 5,40,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 3,15,000। फिर 30,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 17,500। तो 17,500 प्लस 3,15,000 प्लस 1,25,000, तो ये 4,57,500 ये शेयर्स हो गए वेटेड एवरेज। आइए इसको पुट करते हैं। 457,500 21,96,000 डिवाइडेड बाय 457,500, ये अर्निंग पर शेयर 4.80 रुपीज 4.80 की निकल कर आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। When shares are issued without any consideration, EPS of previous year reported is also restated। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पर क्या कह रहा है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बोनस शेयर्स, अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे तो आपको मालूम है बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास पुराने शेयर्स हैं तो कंपनी कुछ नए शेयर्स और इशू कर रही है विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा कंपनी को। लेकिन अगर किसी भी साल में ऐसे हुआ होगा तो आप एक चीज सोचो, उस साल में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से अर्निंग पर शेयर तो गिरेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, क्योंकि इस साल नंबर ऑफ शेयर्स ही ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं हुई पिछले साल के मुकाबले, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कंपनी की अर्निंग्स लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। ऐसे थोड़ी ना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा कि इस साल 100 करोड़ हुई और अगले साल 2,000 करोड़ रुपए की हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा कि अगर कंपनी किसी भी ईयर में बोनस शेयर्स इशू कर देगी, या फिर आपने शेयर स्प्लिट सुना होगा या शेयर्स की कंसोलिडेशन सुनी होगी कि कंपनी 10 शेयर्स को 1 शेयर बना रही है, या 1 शेयर के 10 टुकड़े कर रही है, 10 शेयर्स बना रही है, या फिर बोनस शेयर्स इशू कर रही है, तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर, तो शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस साल बड़ी अर्निंग कम हो गई। कोई भी देखेगा कहेगा इसकी अर्निंग बहुत कम हो रही है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करे थे इस वजह से अर्निंग पर शेयर कम दिखाई दे रही है।
तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि आप लोग पिछले साल की फिगर को भी रीस्टेट करो और उस साल भी बोनस शेयर्स को ऐड करके दिखा दो, जिससे कि पिछले साल की अर्निंग पर शेयर भी कम होती हुई नजर आए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इंपैक्ट केवल करंट ईयर में नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो पिछला साल, उसको भी आप कम करके, वो जो करस्पॉन्डिंग फिगर आती है ना पिछले साल की, उसको भी आप, उसमें भी आप बोनस का एलिमेंट ऐड कर दो। कब से ऐड करना है? पूरे साल का, क्योंकि इसमें मंथ का मतलब ही नहीं है, कोई पैसा तो मिल नहीं रहा सामने वाले से, तो पूरे साल में उसको ऐड कर देंगे। मतलब उसमें कोई मल्टीप्लाई बाय 2/12, 8/12 ऐसे कुछ नहीं करेंगे, पूरे साल का है इसलिए स्टार्टिंग से ही उसको ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो इन केस ऑफ बोनस इश्यू और शेयर स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर शुड बी चेंज फॉर बोथ करंट एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, विदाउट टाइम एडजस्टमेंट। आइए क्वेश्चन कर देखते हैं स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनएटी, अ लिस्टेड एंटिटी, as on 1st April 2021 had the following capital structure: 10 lakh equity shares having face value of ₹1 each, तो 10 लाख रुपए ही हो गया क्योंकि 1-1 रुपए की। 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, 1 करोड़ रुपए के हो गए। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹90 लाख। कंपनी का 21-22 में, ये 1 अप्रैल की आपको डिटेल गिवन है, तो 21-22 में कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? 90 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑन 1 जनवरी 2022, इस साल के दौरान एनएटी मेड अ बोनस इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ये कहते हैं कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे 2 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, पर 1 शेयर, 1 फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर। 1 फॉर एवरी 2 का मतलब हो गया 10 लाख पर 5 लाख शेयर्स इशू होंगे फिर तो, है ना। ऑन 1 जनवरी 2022, उसी दिन एनएटी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच एट देयर फुल मार्केट प्राइस ऑफ 7.60। कंपनी ने नॉर्मल मतलब शेयर्स इशू भी करे, और नॉर्मल शेयर्स जब इशू करे तो 7.6 उस टाइम रेट चल रहा था, उसी रेट पर कंपनी ने इशू करे, लोगों ने पैसे दे दिए। ये वाले शेयर ऊपर वाले बोनस है, ये तो फ्री में बटे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और दूसरे कंपनी ने नॉर्मल वे में इशू करे। एनएटी शेयर्स वर ट्रेडिंग एट 8.05। 31 मार्च को इसके शेयर्स कितने पे ट्रेड कर रहे थे? 8 रुपए पर। फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी निकली हुई थी? 62.30 की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनएटी for the year ended 31st March 2022 including the comparative figure। comparative figure मतलब 31 मार्च 2021 की भी दिखानी है in accordance with AS20 के हिसाब से। तो आइए इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए बोनस शेयर्स कंपनी कितने इशू कर रही है? ठीक है, 10 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, हर 2 पर 1 शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब 5 लाख शेयर्स कंपनी बोनस में इशू करेगी। ये बात समझ में आई? आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मालूम है? क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं हम 2021-22 के लिए निकालते हैं, ठीक है, 2021-22। अब 2021-22 में नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना होगा? देखिए 90 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 90 लाख का क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपको क्या करना पड़ता है? अभी तो आपको मैंने देखिए यहां पर लिखकर दिखाया भी था, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स एक्सपेंस माइनस करा। अभी आपने ये डिविडेंड तो माइनस ही नहीं करा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 8%। अब आपका हो सकता है ये नॉन क्यूमुलेटिव हो और कंपनी ने प्रोवाइड ना करा हो, नहीं, हम क्यूमुलेटिव ही मानकर चलते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो, ठीक है। इवन ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, ये जो क्वेश्चन 11th करा था, हो सकता है आपका हो कि इसमें डिविडेंड के लिए वो एंटाइटल्ड ही ना हो, नहीं ऐसा नहीं है, हम ये मानेंगे कि डिविडेंड के लिए वो एंटाइटल्ड है। अगर नहीं होंगे तो क्वेश्चन खुद बताए हमें।
फिर तो क्वेश्चन ही क्या करेंगे हम जब डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं है तो। 90 लाख माइनस 8% कितने का, 1 करोड़ का। 8% 1 करोड़ का तो 8 लाख रुपए हो गया, तो ये आ गया 82 लाख। अब वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हैं। कैसे निकलेंगे देखिए, साल के शुरू में शेयर्स थे 10 लाख, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, बोनस शेयर्स पर कोई भी टाइम की एडजस्टमेंट नहीं करनी, मानना है कि तो साल के शुरू से ही है, इवन पिछले साल भी ऐड करने हैं वो हम कर देंगे। प्लस कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू करे 1 जनवरी को, जो 2 लाख शेयर्स इशू करे 1 जनवरी को, ये नॉर्मल शेयर्स हैं। 1 जनवरी को करे, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं, तो इनको 3 महीने जितना, ठीक है, अर्निंग पर हक होगा, इसलिए 3/12 ऐड कर दिया। ये कितना आ गया वैसे 3/12 करके 50,000, तो ये आ रहा है 15,50,000 रुपये। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी निकल के आ गई, 82 लाख डिवाइडेड बाय 15,50,000, 8200 डिवाइडेड बाय 1550, तो ये आ गया 5.29, ठीक है, रुपीज 5.29 बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब हम निकालते हैं 2020, ये था 21-22, तो 2021 के लिए, ठीक है। बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको क्या गिवन है, बेसिक अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन ने खुद दे रखी है, जो पिछले साल निकाली थी वो कितनी थी, यहाँ पर दे रखी है ना, 62.30 रुपीज, 62.30। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है 62.30, इसको रीस्टेट करना है, क्योंकि बोनस शेयर्स पिछले साल में भी ऐड कर दिखाएंगे हम, लेकिन किस में ऐड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में तो ऐड करेंगे, कोई 62.30 में थोड़ी ना ऐड कर देंगे। तो पहले देखिए नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पिछले साल का, रिवर्स कैलकुलेशन कर निकालिए 10 लाख। भाई 62.30 की वैल्यू कैसे आई होगी, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, अगर मैं 62.30 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 करोड़, ठीक है, 23 लाख हो गया ना, ये 6 करोड़ 23 लाख, ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जो हम कहेंगे रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर 6 करोड़ 23 लाख डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स थे पहले, 10 लाख, प्लस करेंगे हम उसमें 5 लाख बोनस वाले, ठीक है, ये बोनस वाले ऐड कर देंगे, तो 6 करोड़ 23 लाख, 6 करोड़ 23 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये आ गया 41.53 रुपीज, 41.53 से ये रीस्टेट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी बोनस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को पिछले साल के प्रॉफिट्स को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। एक और बात पूछी है, एक्सप्लेन व्हाई द बोनस शेयर्स एंड शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। बोनस शेयर्स को इसलिए कह रहे हैं, बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट अलग क्यों करते हो, अलग मतलब बोनस शेयर्स में तो आप पिछले साल को जाके रीस्टेट कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल शेयर्स में नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि बोनस शेयर्स, ठीक है, विदाउट एनी कंसीडरेशन इशू करे जाते हैं, जिससे अर्निंग पर शेयर कम होती हुई नजर आती है, ठीक है। और इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो शेयर होल्डर्स को, मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर बहुत कम ना दिखे, इसलिए हम पिछले साल में भी रीस्टेट कर दिखा देते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दे रही है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आप उससे कम पर शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस पर ही देगी या मार्केट प्राइस से ज्यादा पे देगी तो कौन लेगा, फिर वो मार्केट से ही ना ले लेगा। इसी वजह से इन शेयर्स को मार्केट प्राइस से कम पर कंपनी ऑफर करती है। अब क्योंकि ये मार्केट प्राइस से कम पर ऑफर कर रही है तो इसमें भी एक बोनस एलिमेंट हो गया। भाई सस्ता मिल रहा है तो बोनस एलिमेंट है ही ना। जैसे अगर शेयर होल्डर 10,000 रुपए लगा रहा है, अगर वो मार्केट से खरीदता तो हो सकता है 500 ही शेयर ले पाता, लेकिन अब उसी 10,000 रुपए में वो 550 या 600 शेयर ले पाएगा कंपनी के, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक बोनस एलिमेंट है। अब मैंने आपको ऊपर बताया, अगर बोनस एलिमेंट होता है तो पुराने ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, इसी वजह से यहां पर भी रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। देखिए होता क्या है कि जब भी कंपनी राइट्स इशू करेगी उसके बाद
जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी सी गिरती है शेयर की। क्यों गिरती है? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स लग रही है, डिमांड वहीं की वहीं है शेयर्स की, सप्लाई बढ़ गई जैसे ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने कंपनी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे कि बाहर बेचें। कुछ लोग तो उसको बेचेंगे ही, क्योंकि अगर उन्होंने 100 का खरीदा और मार्केट में प्राइस चल रहा है 150 का 200 का, तो वो बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे। अब एकदम से सप्लाई बढ़ गई और डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई बढ़ जाए डिमांड वहीं हो तो प्राइस गिरते हैं, ठीक है। इसी वजह से राइट्स इशू करने के बाद कंपनी के जो मार्केट प्राइस होते हैं शेयर के वो गिर जाते हैं। तो हमें उसी की हेल्प लेते हुए यहां पर बोनस एलिमेंट को निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? जैसे आप ऐसे सोच सकते हो, अगर 50 रुपए के 1000 शेयर्स थे, ठीक है, पहले उसका मार्केट प्राइस चल रहा था 50 रुपए का, अब राइट्स के बाद इसका प्राइस गिर के हो गया 40 रुपए, ठीक है। तो शेयर्स 1000 की जगह कितने हो जाएंगे? अगर हम इसको 50,000 को डिवाइड कर दें 40 रुपए से, तो ये शायद 1250 आ रहा है ना। तो शेयर्स कितने हो गए? 1250। 1000 की जगह हम शेयर्स कितने लेंगे रीस्टेट करने के लिए? 1250। समझ में आई बात? मतलब पहले 50 रुपए का एक शेयर था, 1000 शेयर्स थे टोटल, तो 50,000 रुपए की वैल्यू थी शेयर्स की। अब एक एक शेयर की वैल्यू हो गई है 40 रुपए की, तो उसमें कितने शेयर आ जाएंगे? 1250। इस तरीके से हम रीस्टेट करते हैं। तो आप देखिए, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप 1, थ्योरेटिकल एक्स, यहां पर एक्चुअल मार्केट प्राइस ना लेकर हम थ्योरेटिकल निकालते हैं। थ्योरेटिकल एक्स राइट्स फेयर वैल्यू, एक्स राइट्स फेयर वैल्यू मतलब राइट्स के बाद की फेयर वैल्यू। वो कैसे निकली? राइट्स इशू से पहले क्या प्राइस चल रहा था शेयर का, मल्टीप्लाई बाय पहले कितने शेयर्स थे, प्लस राइट इशू कितने का है इनटू कितने राइट शेयर्स एक्सरसाइज करे सामने वालों ने, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर दिया अपॉन टोटल शेयर्स कितने हो गए राइट से पहले और राइट्स वाले शेयर्स, ठीक है। 1 लाख शेयर्स पहले थे और लोगों ने राइट्स में 10,000 शेयर्स एक्सरसाइज कर लिए, तो 1,10,000 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। आई बात समझ में? तो ये जो प्राइस निकल कर आएगा ये उससे कम निकल कर आएगा जो पहले फेयर वैल्यू चल रही थी। अब क्या करेंगे? हम रीस्टेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए, रीस्टेट कौन से वाले ईपीएस को करें, कौन सी अर्निंग को करेंगे? पिछले साल की भी, और इस साल अगर साल के बीच में आपने राइट शेयर्स इशू करे हैं तो उससे पहले जो 2-4 महीने रहे होंगे वो भी। जैसे अगर कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर का और आपने राइट शेयर्स निकाले 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से पहले की अर्निंग जो थी उसके ऊपर भी हम लोग उसके भी अर्निंग्स पर रीस्टेटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप अपने स्टडी मटेरियल का। देखिए क्वेश्चन 13, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय के लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट्स इशू, पहले कितने थे? 2.5 लाख शेयर्स। राइट्स इशू 2 न्यू शेयर्स फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, हर 5 के लिए 2 शेयर मिलेंगे। हर 5 के लिए 2 मतलब 1 लाख शेयर्स, क्योंकि 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने राइट्स में दिए। राइट इशू प्राइस कितने का है? 98 रुपीज का। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट्स, आखिरी डेट क्या है एक्सरसाइज करने की? 30 जून 2022। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, इससे पहले फेयर वैल्यू क्या चल रही थी? 102 रुपए की। नेट प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 21-22 का नेट प्रॉफिट था 50 लाख का और 22-23 का था 75 लाख रुपीज का। आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है एज पर AS 20। तो इसको करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालिए शेयर्स की। कैसे निकलेगी? पहले फेयर वैल्यू कितनी थी? 102 रुपीज की, ठीक है। 102 थी इनटू पहले शेयर्स कितने थे? 2.5 लाख, प्लस कितने का राइट निकाला? 98 का, इनटू कितने राइट शेयर्स हैं? 1 लाख, डिवाइडेड बाय राइट से पहले 2.5 लाख शेयर्स और राइट कितने? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 102 इंटू 2,50,000, ये हो जाएगा 25 लाख, नहीं 255 प्लस
98 का ये हो गया अपॉन 3,50,000। ये आ गया 100.86। ठीक है, 100.86 हो गई थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। मतलब कहने का मतलब ये कि राइट्स इशू करने के बाद मार्केट में वैल्यू प्राइस कितना हो गया 100.86। पहले 102 चल रहा था क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हुआ, फेयर वैल्यू, ठीक है, बिफोर राइट्स इशू, राइट्स इशू से पहले का, अपॉन थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। ये क्या करा हमने, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 50 इंटू 1000 शेयर्स थे अपॉन, अब बाद में कितना हो गया 40। यही कर रहे हैं हम, ये 50/40 पहले कर छोड़ रहे हैं कि 50/40 आता कितना है। 50/40 मतलब राइट्स इशू से पहले का प्राइस डिवाइडेड बाय राइट्स के बाद का प्राइस, ये पहले कर छोड़ देते हैं। तो ये 102/100.86, तो 102/100.86, तो ये आ रहा है 1.01। 2 डेसिमल तक जाया करो बस, 1.01। ठीक है, ये आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हम लोगों को बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले बात करते हैं 21-22 की, क्योंकि ये जो करा है इन्होंने 22-23 में करा है। एक्सरसाइज कब करा लोगों ने, 30 जून 2022, मतलब 22-23 में ये एक्टिविटी हुई है। तो 21-22 का प्रॉफिट कितना था, 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट था, अपॉन पहले शेयर्स कितने थे 2.5 लाख, इनटू करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1.01। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज करी हमने, ये जो 50 इंटू 1000/40 है ना, वही बस करा है। बस इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पहले करके छोड़ दिया, इंटू 1.01 करके बाद में लिखा दिया। तो ये 2.5 लाख इंटू 1.01 करेंगे तो ये आ रहा है 252,500, और ऊपर क्या था 50 लाख। तो ठीक है, 50 लाख डिवाइडेड बाय 252,500, ये आ गया 19.80। 19.80 का बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया। कब का, ये आ रहा है 2021-22 का। ठीक है, बेसिक ईपीएस 2021-22। ठीक है, फॉर 2022-23 के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, पहले वो निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। इन्होंने ये 30 जून 2022 को राइट शेयर्स निकाले। इनके यहाँ ईयर कौन सा फॉलो हो रहा है, हाँ 21-22-23 लिखा, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, अप्रैल वाला। ठीक है, अप्रैल से पहले, अप्रैल मतलब 30 जून से पहले, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। 3 महीने तक जो शेयर्स थे वो कितने थे 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को रीस्टेट करना पड़ेगा 1.01। ठीक है, और कितने महीने 2/12। समझ में आई बात, क्योंकि अब 30 जून को तो वो 1 लाख शेयर जुड़ ही गए, उसको क्या रीस्टेट करोगे। हमें यही तो दिक्कत है कि इससे पहले के शेयर्स में वो इंक्लूडेड नहीं है और बाद में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को रीस्टेट करना पड़ता है पुराने नंबर ऑफ शेयर्स का। तो प्लस करेंगे, अब तो 3.5 लाख हो ही गए नॉर्मल, कितने आगे के 9 महीने के लिए। आई बात समझ में, तो 2,50,000 इंटू 1.0, 2,50,000 इंटू 1.01 इंटू, तो ये आ गया 63,125 प्लस 3.5 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 262,500 प्लस 63,125
तो ये 3,25,625, 325,625 ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो रीस्टेटेड। ठीक है, रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर 2122, क्योंकि हमने ये रीस्टेट करी है। प्रॉफिट कितना है अगले साल का? 75 लाख रुपए का। तो 75 लाख अपॉन 325,625 है ना, 75 लाख डिवाइडेड बाय 325,625, ये आ गया 23.03। ठीक है, 23.03। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या करते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स देखते हैं। ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी ने कोई ऐसे एग्रीमेंट्स करे हुए हैं या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बांटे हैं जो आज नहीं तो कल वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या हो सकते हैं। समझ में आई बात? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या हुए? कंपनी ने कोई ऐसे अरेंजमेंट्स, कोई ऐसे एग्रीमेंट करे हुए हैं या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बांटे हुए हैं जिसकी वजह से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ सकते हैं, वो कहलाते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। वो क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल उसका है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगर कंपनी ने कहा है कि ये डिबेंचर्स 4 साल बाद, 5 साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस निकालती है कि आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे कम प्राइस देकर अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। कंपनी शेयर वारंट्स इशू करती है, ये क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। कई बार क्या होता है, कंपनी ने कहीं से लोन लिया, ठीक है, और लोन का ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर हमने इंटरेस्ट इतने महीने तक पे नहीं करा या हमने प्रिंसिपल जो ड्यू है उसकी ईएमआई नहीं भरी, तो हम कंपनी के आप मालिक बन जाओगे, हम आपके को शेयर्स इशू कर देंगे। ये भी क्या हो गया? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। आई बात समझ में? देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, जब कंपनी सच में ये कर देगी, कंपनी सच में डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देगी शेयर्स में, या कंपनी सच में जिससे लोन ले रखा है उसको शेयर्स इशू कर देगी, उसके बाद तो वो बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो शेयर्स प्रैक्टिकली आ ही गए ना, उसको क्या फिर डाइल्यूटेड में लेना? हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में वो ले रहे हैं जो आगे कन्वर्ट होने हैं, जो कन्वर्ट हो ही गए वो तो फिर बेसिक में भी जुड़ गए। आई बात समझ में? तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है कि क्योंकि कंपनी ने ऐसे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, इसकी वजह से शेयर्स आपके बढ़ सकते हैं, तो तब तक हम ले रहे हैं जब तक वो सच में नहीं कंपनी कन्वर्ट कर देती। आई बात समझ में? तो क्या आंख बंद करके सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऐड कर लेने? नहीं, हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? हमें केवल ऐसे एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऐड करने जिससे हमारी बेसिक अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। समझ में आई बात? जिससे हमारी बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर कम हो रही हो वो ऐड करो, बाकी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को छोड़ दो। देखिए, इसके लिए क्या बताया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब हमें डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का टेस्ट करना पड़ेगा कि ये डाइल्यूटिव है भी या नहीं है। ओनली दोज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर टू बी कंसिडर्ड विच डाइल्यूट्स, या डाइल्यूट का मतलब क्या है? डिक्रीज द प्रॉफिट या फिर इंक्रीज द लॉस फ्रॉम कौन से वाले प्रॉफिट? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पर शेयर देखना है आपको। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इसका मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का नहीं देखेंगे, केवल वो जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है उससे क्या आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर कम हो रही है तब आप उसको डाइल्यूटेड में लोगे, अगर नहीं हो रही कम, ठीक है, एज इट इज है या बढ़ रही है, तब आप उसको इग्नोर करोगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर देखते हैं, उससे समझ में आएगा क्या बात कह रही है। इलस्ट्रेशन 7 देखिए स्टडी मटेरियल की, कहता है एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हैज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 2,40,000 एंड अ लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 3,60,000। एक लॉस है और एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट है, तो नेट लॉस अल्टीमेटली कितना आ गया? 1,20,000 का। ठीक है, ये AS 24 में पढ़ते हैं हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। द कंपनी हैज 1000 इक्विटी शेयर्स
and 200 potential equity shares outstanding as on 31st March 2021। कंपनी के नॉर्मल इक्विटी शेयर्स 1000 है, 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। आपको बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है। बेसिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये आप लिख लोगे तो नेट लॉस कितने का है? 1,20,000 का डिवाइडेड बाय 1000, तो ये माइनस में 120 आ रहा है बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये तो निकल गया। लेकिन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए टेस्ट फॉर डाइल्यूशन, आपको डाइल्यूशन का टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट कैसा है देखिए, पहले अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपकी अर्निंग हो कितनी रही है पहले ये बताइए। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 2,40,000 रुपए की पहले हो रही है, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। अभी हम 240 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर को अगर हम कंसिडर करें उसके बाद क्या होगा? ऊपर तो 2,40,000 रुपए ही रहा, अपॉन 1000 में कितना ऐड हो जाएगा? 200, तो ये 1200 हो गया। ठीक है, 1200 होने की वजह से ये कितना आ गया? 200। ठीक है, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज डिक्रीज्ड। ये डिक्रीज हो रही है, सो these 200 shares will be considered। इनको क्या कंसिडर करेंगे हम? डाइल्यूटिव। इनको हम डाइल्यूटिव मानेंगे क्योंकि ये हमारे अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। आपको आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? वो तो नॉर्मल, अब देखिए माइनस 1,20,000 ही लिखेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? वो केवल टेस्ट के लिए हमने कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लिखा था। एक्चुअल में तो आपका नेट अर्निंग कितनी है? माइनस 1,20,000 ही ना, और डिवाइडेड बाय कितने करेंगे? आपके वही 1200 शेयर्स। ठीक है, तो ये -100 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डाइल्यूशन में क्या है, अच्छा ये ना टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन आपको हर शेयर का अलग अलग करना पड़ता है, बट ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन है नहीं, फाइनल में आते हैं, इस वजह से मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जा रहा। जिस तरीके जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही बात कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हमने मान लिया कि ये शेयर मान लो, उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, इसको शेयर में इंक्लूड कर लो। लेकिन आपने इन डिबेंचर्स पर जो इस साल के दौरान इंटरेस्ट पे किया होगा वो अपनी बुक्स में P&L में खर्चा लिख रखा होगा। तो दोनों बात कैसे कर सकते हो कि ये डिबेंचर भी मान रहे हैं तो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डिबेंचर भी मान रहे हैं, वो भी कंसीडर कर लिया, और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त इसको शेयर भी मान लिया कि ये तो एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, चलिए इसको ऐड करिए शेयर्स में। दोनों बात तो नहीं हो सकती। अगर आप इस डिबेंचर को शेयर बना रहे हो तो फिर ये डिबेंचर नहीं रहेगा, और अगर ये डिबेंचर नहीं रहेगा तो इस पर इंटरेस्ट की भी सेव होगा जो आप दे रहे हो। इस वजह से हमारे को केवल डिनोमिनेटर को नहीं एडजस्ट करना, न्यूमरेटर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर में को निकालते वक्त आपको क्या करना है, देखिए अर्निंग पर शेयर इक्वल टू जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम और एक्सपेंस। इनकम या एक्सपेंस में क्या चेंज आया, इसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करने की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डिबेंचर्स अगर आप शेयर मान रहे हो पोटेंशियल शेयर्स तो उस पर इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तो वो वाला एड बैक कर दो। अब क्या इंटरेस्ट पूरा का पूरा आंख बंद करके ऐड कर देना ही, ये भी ध्यान रखना। क्या अगर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है और कंपनी का टैक्स रेट है 30%,
तो 30% एडजस्ट करने के बाद आपको एड बैक करना है। क्यों? माना 10,000 रुपए सेव हो गए आपके, इंटरेस्ट नहीं जाएगा अगर ये शेयर बन गया तो 10,000 रुपए ऐड करें, लेकिन 30% जो ये सेविंग करवा रहा था हमारे इनकम टैक्स की, 10,000 का खर्चा लिखा था, इस वजह से 3,000 का टैक्स भी तो बच रहा था, तो वो 30,000 का टैक्स ज्यादा जाएगा, तो वो माइनस करो, मतलब 7,000 का ही फायदा हुआ आपको। तो नहीं समझ में आया? अगर कंपनी की इनकम है 50,000 रुपए की, 10,000 रुपए का ये खर्चा ऐड था, तो 40,000 रुपए पर टैक्स लगता था 30% का। अब क्या होगा? अब 50,000 इनकम होगी, ये इंटरेस्ट आप दिखाओगे नहीं, नील है, ठीक है। 50,000, अब पूरे 50,000 पर 30% टैक्स लगेगा, तो टैक्स ज्यादा जाएगा ना, तो वो टैक्स का भी तो नुकसान करोगे यहां पर, इसलिए नेट ऑफ करके 7,000। इसलिए हमें आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, यहां पर लिखा मैंने आफ्टर टैक्स। आई बात समझ में? इसीलिए कईयों को ये दिमाग में आता होगा जब इलस्ट्रेशन 7th कर रहे थे कि सर ये तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, क्योंकि आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो वैसे भी आंसर छोटा ही आएगा, तो ऐसे तो डाइल्यूटेड हमेशा ही दिखेगा। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन करते वक्त ये वाला डाउट आया हो, अब नहीं आएगा, क्योंकि 240 इसमें इक्वल था, हो सकता है कुछ प्लस होकर बढ़ता भी तो, ठीक है। हो सकता है, देखिए कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका कोई भी एडजस्टमेंट करनी ना पड़े, जैसे शेयर वारंट इशू कर रखे हैं, तो शेयर वारंट में ठीक है आपको कुछ भी एड बैक नहीं करना, लेकिन ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, इस वजह से आपको शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं, तो वो सारा भी तो सेविंग होगी, वो एड बैक करनी पड़ेगी, ठीक है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का पीरियड क्या लेना है, ठीक है, इसको भी टाइम से एडजस्ट नहीं करना, इसको भी या तो बिगिनिंग ऑफ ईयर लेना है, लेकिन अगर बाद में ही इशू करें, इस साल के बीच में ही अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करें, तो फिर बिगिनिंग से कैसे ले सकते हो, फिर तो डेट ऑफ इशू ही लेनी पड़ेगी, इफ इशूड लेटर। एंड की डेट तक लेना है, साल के एंड तक, मैंने कहा ना टाइम एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर आपने बीच में ही उनको कैंसिल कर दिया या कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअल में कन्वर्जन हो गया या लैप्स हो गए, तो फिर बात और है, तो केवल उस तारीख तक लेना है, ठीक है। अदरवाइज आपको बिगनिंग से एंड तक नॉर्मली पोटेंशियल इक्विटी शेयर को लेके चलना है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को भी रीस्टेट किया जाता है, अगर बोनस शेयर्स वगैरह हो, राइट्स इशू वगैरह हो, तो इसको भी रीस्टेट करा जाएगा, ठीक है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इन शेयर ऑप्शंस, या एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर देखते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। सॉल्यूशन 12 देखिए आप जरा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी के 30 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है 5 रुपए की, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 50,000 डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल हैं, जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, हर डिबेंचर कन्वर्टेबल है 10 इक्विटी शेयर्स में, मतलब 50,000 डिबेंचर्स तो 5 लाख शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। टैक्स रेट कितना है 30% का। कंप्यूट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है, तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। प्रॉफिट है कहां, यहां जो न्यूमरेटर में प्रॉफिट आता है वो दे कहां रखा है, दिख ही नहीं रहा वो तो, क्योंकि बेसिक अर्निंग पर शेयर दे दी, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लो। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी तो यही होता है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 5 है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 30 लाख, तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया 150 लाख का, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब ठीक है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 50,000 डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एक एक डिबेंचर 10 में कन्वर्ट होगा, तो 5 लाख शेयर्स और बढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात? लेकिन इसकी वजह से इंटरेस्ट में सेविंग्स कितनी होगी, अगर आप इसको डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लोगे शेयर्स में, तो इनकम और एक्सपेंस में क्या चेंज आएगा, हाँ हमारा एक्सपेंस बचेगा कितना, 50,000 डिबेंचर्स है, कितने कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का, कंपनी उस पर 12% इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। लेकिन टैक्स टैक्स कितना जाता है 30%,
तो 1 माइनस, या फिर आप सीधा 1 माइनस नहीं लिखना, वैसे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती होगी, आपको मालूम है, इनटू आप सीधा 70% भी कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 माइनस 0.30, तो बात वही है, 70% आ गया। तो 70% ही सेविंग होगी, क्योंकि 30% प्रॉफिट भी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी देना होगा। ठीक है, 50,000 इंटू 12 इंटू 70%, तो ये 4,20,000 का फायदा होगा। सेविंग्स इन इंटरेस्ट कितनी हुई? 4,20,000 की। तो आइए अब हम निकालते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। 150 लाख था पहले, ये ऊपर दिखा रखा, प्लस इंटरेस्ट की सेविंग होगी 4,20,000 की, अपॉन पहले शेयर्स कितने थे? 30 लाख, और अब 30 लाख प्लस 5 लाख और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जुड़ गए, 35 लाख हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 4.41 के रुपीज 4.41 आ जाएगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर ऑप्शंस। देखिए बहुत सिंपल सा है, शेयर ऑप्शंस मतलब एम्प्लॉयज को सस्ते में कंपनी शेयर्स दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिल रहा है। अब इसमें भी डाइल्यूशन निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये भी तो डाइल्यूटेड है, आगे चलकर किस में कन्वर्ट होने हैं? ये भी शेयर्स में कन्वर्ट होने हैं, ये ऑप्शन सारे। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि कितने शेयर्स आप डाइल्यूशन में दे रहे हो। वो कैसे निकलेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 शेयर्स का ऑप्शन दिया, कहा आप केवल 60-60 रुपए दो, एम्प्लॉयज को बोला, और आपको शेयर्स मिल जाएंगे, जबकि मार्केट में प्राइस इसका 240 रुपए है। बट हमने अपने एम्प्लॉयज को कहा चलो 60 रुपए दे दो, बात बन गई। 60 रुपए अगर एम्प्लॉयज देंगे तो कितने रुपए आएंगे? 60,000। कायदे से 60,000 में 240 का एक है, तो केवल कितने शेयर आते? 250 शेयर। हम बांट रहे हैं 1000 शेयर, लेकिन कायदे से तो अगर वो सच में मार्केट से खरीदते तो 250 ही शेयर मिलते। टोटल हम दे रहे हैं 1000, बट मिलते उनको 250 ही। इसका मतलब 750 क्या है? डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो डाइल्यूटेड शेयर्स अंडर ऑप्शन कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इन ऑप्शंस माइनस ये जो मैंने आपको कर कर दिखाया। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू। तो आइए एक क्वेश्चन कर कर देख लेते हैं हम, इसका भी स्टडी मटेरियल से। इलस्ट्रेशन 6 है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 21 कितना है? 12 लाख रुपए की। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 लाख शेयर्स। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर 20-20 रुपए की फेयर वैल्यू वैसे कायदे से है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, ऑप्शन दिया है कितने का? 1 लाख शेयर्स का। एक्सरसाइज प्राइस है इसका 15-15 रुपए का, आप 15 रुपए दो और शेयर ले जाओ। ठीक है, आपको बेसिक और डाइल्यूटेड निकालनी है। बेसिक तो बड़ी सिंपल है, फिर इसमें बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसी निकलेगी? 12 लाख रुपए के इनको नेट प्रॉफिट है, अपॉन 5 लाख शेयर है। ठीक है ना, तो ये तो आ गया रुपीज 2.40, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कंसिडर्ड डाइल्यूटेड कैसे लिखेंगे? टोटल कितने कंपनी ने करे? 1 लाख, माइनस ये 1 लाख शेयर्स इनको कितने के मिल रहे हैं? 15-15 रुपए के। मतलब ये 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए देकर, वैसे एक एक शेयर 20 का है, तो 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20, तो 75,000 शेयर ही आते। 1 लाख माइनस 75,000, तो 25,000 शेयर डाइल्यूशन में कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो 12 लाख डिवाइडेड बाय, कोई सेविंग तो हुई नहीं, प्लस माइनस तो कुछ करना नहीं, अपॉन 5,25,000। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000, तो ये आ गया 2.29। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये था हमारा अर्निंग पर शेयर AS20।